यूनाइटेड ओबीसी फोरम ने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया है और इन लोगों की मांग है कि जो यूनिवर्सिटी में जिस तरह से भेदभाव बढ़ा है और खासकर जब से मोदी सरकार आई है तब से और भेदभाव ज़्यादा बढ़ा है, उसके खिलाफ इन लोगों का प्रदर्शन है। और साथ ही इन लोगों की मांग है कि जो आरक्षण है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे साथ एक जाने पहचाने लेफ्ट के चेहरा हैं अमीक जाने ही, और हम उनसे बात करेंगे, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है कि आखिर ऐसे किस तरह से लगातार एक के बाद एक रोहित वेमुला का मामला हो या यूनिवर्सिटीज़ में भेदभाव का मामला हो, वो बढ़ता जा रहा है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? सर, आप लोग लगातार जो है रोहित वेमुला के मामले को लेने के बाद से अब तक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कुछ मामला कम तो हो नहीं रहा है, लगातार और बढ़ते ही जा रहा है? देखिए, दरअसल देश की जो विश्वविद्यालय हैं, ऐसा नहीं है कि मामला कम नहीं हो रहा है। देश की विश्वविद्यालय उठ खड़ा हुआ है। संसद में तो हम देख रहे हैं कि जो पसमानदा या पिछड़े जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी आवाज़ इससे पहले उस तरह नहीं उठा करती थी। जब से ये पूरा यूनाइटेड ओबीसी फोरम है, उनके जो भी सहयोगी संगठन है, देश के जो पिछड़ा ये जो नया नौजवान जिसको हम यंग टर्क कह रहे हैं, ये जब से खड़ा हुआ है तो हम देख रहे हैं कि जो सड़कें आवारा थीं वो आज सड़कें आवारा नहीं हैं। संसद में आज एक हलचल मची है। पिछले सेशन में कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पिछड़ों के सवाल पर, जो विश्वविद्यालय में जो भर्तियां हैं पिछड़े एकेडमिक्स टीचर्स की, उस पर सवाल उठे। तो अब ये देश में जो पिछड़े समाज को झांसा देकर जो उनसे वोट लिया गया था, तो बिहार में तो उसको महसूस हो गया था, तो बिहार में उसने मोदी जी को जवाब दे दिया। हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि वो खुद पिछड़ा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिलसिलेवार क्रम में पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, दलितों पर लगातार कड़े कड़े हमले हो रहे हैं। और हम सारे इस नौजवान जो भी सामाजिक न्याय के सवाल पर इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं कि ठीक है, मोदी जी के पास मशीनरी है, उनके पास फोर्स है, उनके पास ताकत है, लेकिन रिजर्वेशन पर अगर आंच भी आई तो देश का नौजवान जो 55% वोटर है, अगर सड़कों पर मतलब खून भी हमको बहाना पड़ा तो हम उसमें कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ ऐलान की बात नहीं है, ये लोगों के बहुत ही दिलो जान के अंदर की बात है कि मोदी जी अपने लोगों को, और ख़ासकर जो आरएसएस जो हमला कर रहा है आरक्षण पर, वो देश के लोग अब जिन लोगों को दलाली कर रहे हैं, पिछड़े समाज से आके संसद के अंदर जो बीजेपी में पद लेके बैठे हैं, जो बीजेपी में मजबूरी में बैठे हैं, ठीक है उनकी कुछ मजबूरी होगी, लेकिन नौजवान जिसने अब लीडरशिप पूरे देश में ले ली है, वो मोदी जी को, आरएसएस को नागपुर में हम दफन करके छोड़ेंगे अगर आरक्षण में कुछ भी हुआ। अमीक, पहले लेफ्ट के लेकर एक लोग की धारणा थी, आप लेफ्ट में हैं, कि वो भी अंदर से काफ़ी खुल के आरक्षण के पक्ष में बात नहीं करते थे, लेकिन अब हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। आप लोग की भागीदारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो आपकी पार्टी के स्तर पर बात करें तो किस तरह के बदलाव से आपकी पार्टी गुजर रही है? देखिए, आपने मेरी पार्टी की बात की और मैं बहुत साफ बता देना चाहता हूँ, मंडल से पहले कौन लोग थे सामाजिक न्याय पे लड़ने वाले? मंडल के से पहले तो लाल झंडे वाले ही रहे और आज भी लाल झंडे वाले हैं। उस जमाने में बड़े बड़े रजवाड़ों से सामाजिक न्याय के सवाल पे जो हमारे नेता सब कुछ छोड़ छाड़ के परिवेश छोड़ कर आए, वो आदिवासियों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इन सत्ता से लड़के उन्होंने अपना सब कुछ गंवाया। और आज भी मंडल के बाद जो नेतृत्व संसद के अंदर है, आप अगर देख लीजिए तो वो लाल झंडे वाले हैं। आप किसको पाते हैं? कौन लोग हैं जो आज टिके हुए हैं? कौन लोग हैं जो प्रमोशन इन रिजर्वेशन में, जो प्रमोशन का सवाल था संसद में, हमारे कॉमरेड डी राजा ने नेतृत्व किया उसका, जिनके पीछे पूरे देश की ताकत आके खड़ी हुई। तो ये सवाल रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, उसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टियों की जो ईमानदारी है। अब आप कहेंगे कि साहब मुसलमान के नाम पे मुसलमान नेता होना चाहिए, दलित के नाम पे दलित नेता होना चाहिए, पिछड़ों के नाम पे पिछड़ा नेता होना चाहिए, वो सवाल आज हल किए गए हैं। आज उसका जवाब कम्युनिस्ट पार्टियों ने दे दिया है। रही बात कि दलित के नाम पे जो दलित नेतृत्व आया, तो क्या पासवान जी से दलित समाज का मामला हल हो गया? इस पर भी दलित समाज को सोचना पड़ेगा कि वो आपकी शिकायत वाजिब है। आज 150 से ज़्यादा दलित सांसद हैं, ओबीसी सांसद हैं, वो तो है। लोग जो नया लड़का है, मैं जो छात्र हैं, उनका कहना है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या लेफ्ट हो,
उसमें जाने के बाद जो गैर सवर्ण नेता भी होते हैं, जो दलित कैटेगरी से नेता होते हैं, ओबीसी भी नेता होते हैं, उनकी उतनी भागीदारी नहीं होती और वो उस पद पर नहीं होते, और शायद यही वजह है कि वो अपनी बात को उस अंदाज से रख नहीं पाते हैं। बट मेरा सवाल ये था कि मैं तो लेफ्ट की भागीदारी देख रहा हूँ ज़्यादा, तो मैं सिर्फ यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस बदलाव से लेफ्ट पार्टी गुजर रही है और उसका नज़रिया किस तरह से बदल रहा है। नज़रिया बदलना तब बदलता है जब आपका नज़रिया कुछ पहले अलग सा हो। मंडल को समर्थन देने में कम्युनिस्ट पार्टी आगे रही, ठीक है, कुछ लोगों हर फ्रिक्शन में, इवन कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा विरोध किया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने मंडल का सपोर्ट किया। वीपी सिंह जी को लेकर देश भर में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उसका नेतृत्व लेफ्ट ने किया। सामाजिक न्याय के पुरोधा ज्योति बासु पूरे देश भर में लेफ्ट फ्रंट का महास के नेता के बतौर वीपी सिंह के साथ पूरे देश में घूमे। जब वीपी सिंह पे हमला था, जब रिलायंस ने उनके मंडवा के राजा की हड्डियाँ चिथरा दी, उस समय तो कम्युनिस्ट पार्टी ने ही साथ दिया। तो अब लेकिन एक बात है, भारत में वर्ग से ज़्यादा जाति व्यवस्था जो है वो उसकी राजनीति बहुत होती रही है, और वर्ग भेद भी है, लेकिन जाति भेद की वजह से ही वर्ग भेद है। अगर आप वर्ग भेद की बात करें तो जो SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनकी स्थिति बहुत बदतर है। तो क्या लेफ्ट पार्टी इस तरीके से भी सोच रही है कि वर्ग को जात के आधार पर लेके लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, हम तो जहाँ तक नेतृत्व का सवाल जब उठता है किसी भी समाज से, किसी जाति से, तो आज अगर सिर्फ अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करूं तो मनीष कुंजाम जो है हमारा आदिवासियों का मेरा सबसे बड़ा नेता है, और मुझे फ़ख्र है जब मिलते मैं कहता हूं कि आप मेरे हीरो हैं। और आज मैं खुद जो है जब कम्युनिस्ट पार्टी में, अगर आप ये कहेंगे कि मैं एक मुसलमान एक विशेष परिवेश से आता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई मेरी है। किस बात नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ बदलाव की प्रक्रिया पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एक तुलसीराम की मैं किताब पढ़ा था, उन्होंने लिखा कि मैं होल टाइमर था उस ज़माने में, मैं कोट कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। उस ज़माने में उन्होंने कहा कि मैं होल टाइमर था लेकिन मैं दलित था, तो मेरे साथ बहुत भेदभाव हुआ। तो मैं बस जानने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि लेफ्ट पार्टी में चूँकि आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, आप प्रखर तरीके से बात रखते हैं, तो उस नज़रिए में बदलाव आया है या हालात नहीं? जो आप नज़रिया बदलने की बात करें, मैं आपकी बात पहले कह रहा हूँ कि नज़रिया जो पहले था, नज़रिया वही आज भी है जिसको आप आज तारीफ़ कर रहे हैं। और अगर कोई एक्सेप्शनल केस है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी लीडरशिप कॉमरेड डी राजा की है, जो हमारे सेक्रेटरीट के जो है हमारे मुल्क के बड़े लीडरों में से हैं। हम उनके पीछे देश के बड़े बड़े लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि दलित और जो पिछड़े समाज हैं, संसद के अंदर जो आज कम्युनिस्ट पार्टियाँ इस कम संख्या में, आप जो बाकी जो संख्याएँ हैं पिछड़ों की, दलितों की, वो कहाँ पे खड़े हैं, आप ईमानदारी से ये देखिए कि कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पे खड़ी है। और जो लोग कहते थे कि साहब हरे सांप हैं, और क्या सांप हैं, पीले हैं, क्या है, उनको भी आज ये समझ में आ रहा है कि ईमानदारी से अगर कोई लड़ाई संसद के अंदर, संसद के बाहर, अगर मनीष कुंजाम गोली खा रहा है आज वहाँ पर, तो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडरशिप होने की वजह से ही वो आज बीजेपी और जो RSS के निशाने पे है, क्योंकि वो सामाजिक न्याय के क्वेश्चन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। मुझे नहीं मालूम है कि कोई एक्सेप्शनल केस में किसको क्या समस्या हुई होगी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत साफ समझ है कि वो समाज के कमज़ोर, वंचित तबके, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के लिए, हमने आपको कहा कि अगर हमने यही सीखा है कि अगर हमें खून भी बहाना पड़ा इसके लिए, तो हम इसको तैयारी, हमें किसी ने बताया नहीं है, ये हमारी तालीम का कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा है। और ये आखिरी सवाल, पता नहीं आप किस तरह से ले रहे हैं, लेकिन एक है कि अब जो हालात बन रहे हैं उसमें काफ़ी तेज़ी से JNU में देखे और कई नेताओं के देखे, तो वो लाल सलाम और नीला झंडा, ये कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो ये एक राजनीतिक ज़रूरत बन गई है लेफ्ट के लिए, क्योंकि लेफ्ट पहले इस तरह की बातें करती नहीं थी। क्योंकि मैं फिर वही आ रहा हूँ आपको बार बार कि लेफ्ट में अगर ऊपर के नेता बोले, आपने कहा कि गोली निचले स्तर पे लोग गोली खा रहे हैं, लेकिन जो ऊपर की हायरार्की देखें तो उसमें बहुत स्पेस, डाइवर्सिटी नहीं है। बहुत डाइवर्सिटी है। अगर आप हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरीट की आप मेंबर्स की डिटेल देखेंगे, तो जिस बात को आप कह रहे हैं वो जवाब आपको मिल जाएगा सामाजिक न्याय के सवाल पर, जो है कि कितनी डाइवर्सिटी है, 2 माइनॉरिटी, एक दलित, मतलब 8 में 2 माइनॉरिटी होना बहुत बड़ी बात है। 8 लोगों में कितने लोग होंगे, तो वो तो हमारे यहाँ तो उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप किसी और की बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन डाइवर्सिटी का सवाल तो हमारे यहाँ वो तो बिल्कुल है जो आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो पूरी डाइवर्सिटी है। और दूसरी बात ये है कि नीला सलाम और जो लाल सलाम की बात है, मरहूम कॉमरेड पानसारे की जब हत्या हुई, उससे पहले वो एक बात वो हमेशा कहा करते थे, अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आदिवासी उनको अपना हीरो मानते हैं, वो कहते हैं हमारा हीरो है वो।
और उनको किसी ने नहीं समझाया कि आप उनको माने ना, कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं उनको समझाया। तो कॉमरेड पानसारे एक बात कहा करते थे, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आरएसएस और बीजेपी जो मजबूत है वो इसलिए मजबूत नहीं कि वो वाकई मजबूत है, वो इसलिए मजबूत है कि जो ये तबके हैं हमारे, ये जो समाज है हमारा, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, पिछड़े हैं, ये जो इसमें फ्रिक्शंस हैं, ये जो 100 धड़े बने हुए हैं, इसलिए वो मजबूत हैं। अगर वो आज लाल सलाम नीला सलाम मिल के, अगर मैं कह रहा हूँ आप सबको आजमाते हैं, आप तो आरएसएस को भी आजमाते हैं, पिछड़े समाज के हमारे लोग, हम कह रहे हैं कि आप एक बार 5 साल आजमाइए, क्योंकि ये लड़ाई पॉलिटिकल है। लेकिन लोगों का मुंह जल चुका है ना, आप केरल में लंबे समय से रहे हैं, पश्चिम बंगाल में रहे हैं, तो वहाँ हालात बहुत बदले नहीं है साहब। बताइए केरल बंगाल में आप पूरा देश भर में आप डाटा उठा के देख लीजिए। लीडरशिप, वहाँ लीडरशिप की बात करें, धार्मिक कर्मकांड की बात करें, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की स्थिति बहुत बुरी रही है, दलित आरक्षण को लेकर भी वही सब लब्बो-लुआब स्थिति है, केरल में भी ये हाल है। आपको यही नहीं मालूम होगा, मैं आज इसलिए भी आया हूँ ऑल इंडिया तंजीम-ए-इंसाफ, जिसका मैं दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपको हैरत होगी कि पूरे देश में जो मुस्लिम कमज़ोर तबके हैं, जिनको हम पसमानदा कहते हैं, बातें देश की बड़ी पार्टियां मुसलमानों की राजनीति करती हैं, वोट बैंक समझती हैं उनको, लेकिन देश में जो सबसे पहला रिजर्वेशन हुआ केरल में, वो मुसलमानों को पसमानदा का जो हुआ वो सी अछूता मेनन ने दिया। वो किसी मुसलमान चीफ मिनिस्टर ने नहीं दिया, और जो लाल लाल गमछा बांधते हैं उन्होंने नहीं दिया। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे सी अछूता मेनन, उन्होंने केरला में 35 साल पहले दिया, जब मंडल का भी अता पता नहीं था, जब जो है किसी रिजर्वेशन की बहस भी नहीं थी। बंगाल में 2011 में सीपीआई चाहती थी वहाँ पर कि पहले रिजर्वेशन 10 साल पहले हो वहाँ पर अक़लियतों के पसमानदा के मामले में, लेकिन 2011 में कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में वहाँ पे 10% का सब कोटा, जो पसमानदा हैं, जिनको हम पिछड़े कहते हैं, मुसलमान पिछड़े, उनको 10% का सब कोटा दिया। और आज प्रोफेसर अमर्त्य सेन की रिपोर्ट आई, 2014 तक का एक डाटा आया है कि नौकरियों में बंगाल में जो तादाद है मुसलमानों की वो 14% बढ़ गई, 4.5 से 14% बढ़ गई। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें समझने में हमें वक्त लगा उसको कि हम कैसे करें, लेकिन हमारे पास जो रास्ता था, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट यूपी 2 में आया, जिसमें उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ा बताया कि हमें कैसे रिजर्वेशन देने हैं। जब हमने उसको स्टडी किया, इफ़ यू सी इन पार्लियामेंट, बंगाल पहला स्टेट है जिसने रंगनाथ मिश्रा कमीशन पे इम्प्लीमेंटेशन किया, और वहाँ पे हमने 10% का रिजर्वेशन उनको दिया। आप हमारे नेतृत्व में जाइए, चाहे आप लेफ्ट फ्रंट के नेतृत्व में आप चले जाइए, चाहे आप माइनॉरिटी का देख लीजिए, चाहे आप बैकवर्ड देखना चाहें, आप आज की डेट में कोई सवाल नहीं उठा सकते। तो ये थे हमारे साथ अमीक जामई, जो काफ़ी प्रखर तरीके से अपनी बात को रखते हैं और काफ़ी तेज़ तरार हैं, और ये लेफ्ट के एक नया चेहरा, उभरते हुए चेहरा है। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।